सेल के पहले पार्ट में हम कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में सीख चुके थे, जिसमें हमने सेल थ्योरी पढ़ लिया था। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके दो पार्ट थे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER कह रहे थे, फिर RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम क्या है, वो सारा हम पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाके देख लें। फिर ये वाला पार्ट देखते हो मजा आएगा आपको। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ऐसे समझो, न्यूक्लियस जो होता है जैसे पूरी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच में एक स्पेरिकल बॉल की तरह होता है। जैसे आपने आड़ू खाया होगा, तो आड़ू जो है उसके अंदर बीज निकला है, तो जो बीज है वही न्यूक्लियस की तरह काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर ये पूरी सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये वाला, ये क्या होता है, डेंस पार्ट होता है। जो बाहर वाला पार्ट है उससे थोड़ा सा कठोर होता है, डेंस पार्ट होता है। उसका जूम करके देखें तो ये दिखता है हमें, ये वाली चीज जूम करके देखें तो हमें ये चीज दिखती है। आप देखेंगे जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को सबसे पहले जो देखा था वो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने इस न्यूक्लियस को देखा तो उन्होंने देखा कि डार्क स्पॉट बना हुआ है बीच में, उसी को न्यूक्लियस कहा था। और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, इसको जूम करके देखेंगे तो ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ये दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। इसके बीच में ये गेट जैसे लगे होते हैं, मतलब ओपनिंग होती है, होल्स रहते हैं। इसी रीजन से कोई भी सब्सटेंस अंदर या बाहर जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब किसी भी बिल्डिंग के ये गेट हैं जिससे कोई भी अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। ऐसे ही जो भी सब्सटेंस होंगे वो इसी रास्ते से अंदर जाएंगे, फिर इसी रास्ते से बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप न्यूक्लियस को, अगर हम न्यूक्लियस को काट के देखें, उसे फाड़ दें, तो उस न्यूक्लियस के अंदर हमें धागे की तरह लच्छे मिलेंगे, ऐसे उलझे हुए लच्छे मिलेंगे, जैसे ये हैं, ये हैं। इन लच्छों को ही हम कहते हैं क्रोमैटिन। इस लच्छे को ही हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही सेल डिवीजन होने वाली होती है तो ये क्रोमैटिन क्या हो जाते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक्स की तरह। इसको ही हम कहते हैं क्रोमोजोम। इसका मतलब ये है, जैसे ही सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के अंदर ये कंडेंस होने लगता है, कंडेंस होके ये क्रोमोजोम बनाते हैं। फिर इस क्रोमोजोम के अंदर, जैसे हमने न्यूक्लियस को फाड़ दिया तो उसमें हमें क्रोमैटिन मिला, सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोजोम बन गया। ऐसे अगर हम क्रोमोजोम को फाड़ दें तो उसके ही अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, धागे की तरह स्ट्रक्चर निकलेंगे। और ये होते क्या है, जैसे एक दूसरे से ऐसे बाउंड रहते हैं, यही मिलके हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यही मिलके हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो याद रखना है कि न्यूक्लियस को फाड़ेंगे तो उसमें क्रोमैटिन सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोजोम बनाता है, और क्रोमोजोम के अंदर ही हमें डीएनए मिलता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर।
कैसा मिलता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर इसकी फुल फॉर्म बोलें तो क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? तो याद रखेंगे, हमें प्रोटीन और आरएनए, आरएनए भी एक प्रोटीन का ही हिस्सा है, ये दोनों मिला के इस पूरे न्यूक्लियस का लगभग 80% कंटेंट को बनाते हैं। 10% डीएनए होता है और अदर जो थिंग होती हैं वो होती हैं 10%। तो सबसे ज्यादा क्या है इसमें? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटीन 80%, फिर डीएनए 10%, दूसरी चीजें जो रहती हैं वो 10%। डीएनए का काम क्या है? डीएनए एक ऐसी चीज है जो हमारे हर एक इंफॉर्मेशन को रखता है। जैसे हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारे 2 हाथ होंगे या नहीं होंगे, पैर कितने बड़े होंगे, हाइट कितनी रहेगी, ये सब जो इंफॉर्मेशन रहती है वो किसके पास रहती है? डीएनए के पास रहती है। ठीक है। वैसे डीएनए, आरएनए, इनको हम अलग से भी पढ़ेंगे, तो विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। एक बात और याद रखना है, जो आरबीसी होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। यही रीजन है, न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए जो आरबीसी होते हैं वो अपने आप को बना नहीं पाते, इसलिए इनका प्रोडक्शन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए। तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर आपने देखा होगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब इसी को फाड़ के जब खोल देते, खींच देते हैं, जब खींचेंगे तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए। जब इसी का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, तो इसी को हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। इसका मतलब यह है कि हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्रोमोजोम में डीएनए के पास होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्रोमोजोम हमें न्यूक्लियस में मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन होते हैं, प्रोटीन भी रहता है। ह्यूमन के अंदर, जो मानव है उसके अंदर जो मेल और फीमेल है उसमें टोटल जो रहते हैं वो 46 रहते हैं। कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। मगर इन्हें हमेशा ही, क्रोमोजोम को हमेशा ही पेयर में दिखाया जाता है। उसका भी कारण है, आप देखेंगे हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी के अंदर हर चीज पेयर में है। पेयर में मतलब जोड़े में, दो दो होती हैं। आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, नाक के होल 2 हैं, हाथ 2 हैं, पैर 2 हैं। इसका मतलब यहां से क्या होता है? पूरी बॉडी होती है सिमेट्रिक। तो ज्यादा आसान ये है कि हम इसे जोड़े में दिखा दें, पेयर में दिखा दें। तो आप याद रखेंगे, अगर सिंगल में बोलेंगे तो 46 क्रोमोजोम है, अगर पेयर में बोलेंगे तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है। अगर मेल और फीमेल में देखें तो मेल और फीमेल में 44 जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा मेल और फीमेल में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मेल के भी 2 हाथ हैं, फीमेल के भी 2 हाथ हैं, मेल के भी 2 पैर हैं, फीमेल के भी 2 पैर हैं। जब जन्म होता है तो बिल्कुल एक जैसा होता है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। केवल और केवल एक ही चीज होती है जो उसे डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है, वो होते हैं उसके सेक्स ऑर्गन्स। कौन से होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। वो कौन डिसाइड करता है? वो होते हैं दो क्रोमोजोम्स होते हैं, या मैं ये बोल दूं कि एक पेयर होता है। 2 क्रोमोजोम या एक पेयर होता है, जिसे हम कहते हैं ऑलोसोम
जिसे हम क्या कहते हैं, ऑलोसोम। इसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जो 44 हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। ये दोनों में होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। इसी की वजह से ज्यादातर हिस्से हमारी बॉडी के सिमेट्रिक हैं, जितने जैसे फीमेल दिखती है वैसे ही मेल दिखता है। केवल केवल डिफरेंस कहां से आता है, सेक्स क्रोमोसोम से। अब आप देखेंगे जो मेल होता है उसमें होते हैं एक्स वाई, जो फीमेल होती है उसमें होते हैं एक्स एक्स। इसका मतलब एक पेयर एक्स एक्स का होगा वो फीमेल के पास, एक पेयर मेल के पास होगा वो एक्स वाई का होता है। अब हमारे समाज में एक मिथ रहता है, अगर आप पुराने समय में जाएं तो औरतों को या फीमेल्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। किस लिए किया जाता था, कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। अगर आप दिमाग लगाएं तो ये बताएं, बेटा जो होगा पैदा वो कौन डिसाइड कर पाएगा, मेल कर पाएगी या फीमेल। मेल के पास में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। और आपको पता है एक्स एक्स अगर बनेगा तो वो फीमेल बनेगी, एक्स वाई बनेगा तो वो मेल बनेगा। अगर पिता से एक्स आ जाए और माता से एक्स आ जाए तो जो बच्चे का जन्म होगा वो क्या होगा, एक लड़की। अगर पिता से वाई आ जाए और माता से एक्स आ जाए तो जो बच्चे का जन्म होगा एक्स वाई, इसका मतलब वो मेल होगा, लड़का होगा। तो जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा ये डिसाइड कौन करता है, ये तो मेल करता है। फिर भी टॉर्चर किससे किया जाता था, फीमेल को। लाइसोसोम को जो सबसे पहले देखा था वो देखा था डी डुवे ने। सबसे पहले जो देखने वाला बंदा था वो था डी ड्यूवे। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, जल अपघटक एंजाइम्स। होता क्या है कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स रहते हैं अगर वो कह दें कि हम भैया काम करेंगे नहीं, खराब हो जाए, तो उसको ठीक कौन करता है, रिपेयरिंग कौन करता है। तो जो रिपेयरिंग करने वाला बंदा होगा वो लाइसोसोम ही होगा। इसके अंदर जो मेन काम कौन करेगा, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स करेंगे। रहता क्या है कि मान लो कोई भी सेल के अंदर टूट फूट हो जाए, मान लो ये काम करे नहीं, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इधर आ, इधर आ, तेरा काम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा तेरा काम क्या है, तेरा काम तो एनर्जी बनाना है, तो क्यों नहीं बना रहा है, मैं तो नहीं बनाऊंगा। ये तुरंत छिड़केगा, तुरंत हाइड्रोलिटिक एंजाइम को छोड़ देगा, किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, और ये जल के सुआ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर सेल के अंदर कोई भी काम नहीं करता है तो उसको मारने वाला बंदा कौन है, लाइसोसोम। उसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वही मारता है। अगर कहीं पे भी किसी के चोट लग जाए, कुछ टूट फूट जाए, तो उसको ठीक करने वाला ही बंदा कौन है, लाइसोसोम। अब ऐसा हो जाए कि पूरी की पूरी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब अपना अपना काम करने को मना कर दें, इसका दिमाग खराब हो जाएगा लाइसोसोम का। ये क्या करेगा, जब तेरा पूरी सेल के ऑर्गेनल्स काम ही नहीं करेंगे तो सेल की जरूरत क्या है, ये क्या करेगा, अपने आप को फाड़ देगा लाइसोसोम। और जो एंजाइम्स होंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो हर किसी ऑर्गेन के ऊपर जाके गिर जाएंगे और पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इसी वजह से जैसे ही ये अपने आप को फाड़ता है तो पूरी सेल मर जाती है। तो इसी कारण, इसी वजह से कहते हैं इसे सुसाइड बैग या एटम बॉम्ब। आप याद रखेंगे जैसे ही आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था वैसे ही आरबीसी में लाइसोसोम भी नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं था इस वजह से वो अपने आप को बना नहीं पा रहा था, यही रीजन है कि उसका प्रोडक्शन बोन मैरो में हो रहा था। लाइसोसोम नहीं है तो ये अपने आप को मार भी नहीं पाएगा, जैसे ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो ये अपने आप को ठीक भी नहीं कर सकता और मार भी नहीं पाएगा। यही रीजन है कि जो आरबीसी होती हैं वो जाके कहां मरती हैं, वो मरती हैं स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं, या लीवर में।
लीवर में ही जब आरबीसी टूटती हैं तो उसी को हम हीमोलिसिस कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। तो उससे ही बिलिरुबिन बिलिरुबिन बनता है, जिसकी वजह से हमारी जो पेशाब होती है या टॉयलेट होती है या जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। अगर यही ज्यादा बनने लगे, अगर यही ज्यादा बनने लगे बिलिरुबिन, तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, जॉइंडिस या पीलिया कहते हैं। ठीक है, तो मेन चीज याद रखेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को सबसे पहले देखा था डीडुवे ने। इसका काम होता है सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी मरम्मत करना, रिपेयर करना। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसे मार देना। किसका यूज करके, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का यूज करके। अगर पूरी सेल के सारे ऑर्गेनल नहीं काम कर रहे हैं तो ये अपने आप को ही फाड़ देता है। इस वजह से इसे कहते हैं सुसाइड बैग या एटम बॉम्ब। आरबीसी के पास अपना लाइसोसोम नहीं होता है, इस कारण ये लीवर में या स्प्लीन में जाके मरता है। और यहाँ पे होता क्या है, लीवर में ही आरबीसी जब टूटता है तो इसी को कहते हैं हीमोलिसिस। इसी की वजह से बनता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन से ही क्या होता है, येलो कलर आता है, जो कि हमारा टॉयलेट में भी दिखता है और वेस्ट मटेरियल में। अगर यही बिलिरुबिन ज्यादा बनने लगता है तो हमें क्या हो जाता है, पीलिया या जॉइंडिस हो जाता है। सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सेल के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन रहती है उसके बाहर ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं धागे की तरह। जो मोटे और लंबे हैं, मतलब लॉन्ग और थिक हैं, उसको हम फ्लैजेला कहते हैं। और जो पतले और छोटे हैं, शॉर्ट एंड थिन होते हैं, उसे हम सीलिया कहते हैं। ये सेल के आउटर मेम्ब्रेन पे रहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सेल को मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अगर सेल को इधर उधर मूव करना हो तो ये मूवमेंट देते हैं और फीडिंग, अपना खाना खाने में भी इसकी हेल्प करते हैं। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड या कहें लवक। याद रखना है ये केवल और केवल प्लांट में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। दूसरा अगर बोलें तो यूग्लिना में मिलता है। यूग्लिना है क्या, यूग्लिना जैसे ये प्लांट सेल है और ये है एनिमल सेल, तो इसके बीच में जो लिंक बनाता है वो है यूग्लिना। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ कैरेक्टर प्लांट के मिलेंगे, कुछ कैरेक्टर एनिमल के मिलेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल और प्लांट। तो बेसिक अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है ये केवल और केवल प्लांट में मिलते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं। दूसरा याद रखना है इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन तरीके के मिलते हैं प्लांट में। पहला जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। यहां से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्लोरो का मतलब क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा होता है, वो होता है ग्रीन कलर का। और इसका काम क्या रहता है, क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना या भोजन बनाना। हिंदी में इसे कहते हैं हरित लवक। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि ये कैसा है, हरा है या ग्रीन है। ये मेनली जो मिलता है क्लोरोप्लास्ट वो या तो स्टेम में मिलेगा तना में, या लीफ में मिलेगा पत्ती में। काम क्या है, भोजन बनाना या फोटोसिंथेसिस करना। दूसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, जिसे कहते हैं अवर्णित लवक। आ मतलब क्या है, नहीं, और वर्ण मतलब होता है कलर। तो यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि इसके पास अपना खुद का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस रहता है। कैसा रहता है ये, कलरलेस। ये मेनली हमें रूट में मिलता है, मतलब जड़ में।
इसका मेन काम जो रहता है वो फूड को इकट्ठा करना होता है। जो क्लोरोप्लास्ट ने खाना बनाया है उसको इकट्ठा कहाँ किया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट में। कौन सी चीज कहाँ स्टोर हुई है, इस बेस पे ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब यह है इस ल्यूकोप्लास्ट में जो स्टोर रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है, इलियोप्लास्ट। यहां से अगर आप याद रखें, थोड़ा सा सेंस लगाएं, तो यहां से कुछ बनना है ऐसा कि ऑयल, तेल। तो आप याद रखेंगे इस वाले ल्यूकोप्लास्ट में जो स्टोर किया जाता है वो फैट या ऑयल किया जाता है। तीसरा कौन सा है, एल्यूरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का स्टोर किया जाता है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या है, ऐसे प्लास्ट है जिसमें कलर होता है, उसकी वजह से ही हमें कुछ ना कुछ लाल पीला हरा ऐसा दिखता है। तो हमें याद रखना है कौन से सब्सटेंस में कौन सा क्रोमोप्लास्ट होता है। तो याद रखेंगे गाजर में जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो होता है बीटा कैरोटीन। बीट रूट में जो होता है, चुकंदर में, वो होता है बीटोनॉन। टमाटर में जो होता है जिसे हम टोमेटो कहते हैं वो लाइकोपीन होता है। क्या होता है, लाइकोपीन। और जो पीला कलर होता है किसी भी फ्रूट में, स्टेम में, कहीं पे भी, वो होता है जेंथ्रोफिल की वजह से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। इसे हिंदी में कहते हैं जीव द्रव। इसके नाम से ही हमें नजर आ रहा है एक ऐसा फ्लूइड जिसकी वजह से हमारी जो सेल रहती है वो जिंदा रहती है, मतलब जीवन मिलता है। इसका काम क्या रहता है, जैसे आपने देखा होगा जो कोरियर वाले होते हैं, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, वो बीच में कोई चीज टूटे ना, कोई चीज टूटे ना, तो इसलिए बीच में कुछ थर्माकोल लगा देते हैं, कोई ऐसी चीज लगा देते हैं जिससे कि जो झटका लगे उसकी वजह से वो चीज टूटे ना। बिल्कुल ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस में, हमारे साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल्स मिलते हैं, वो आपस में टकरा के टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, तो बीच में क्या रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये वाले रीजन में, इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, इसका मतलब जितना भी सेल में फ्लूइड है, तरल है, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें वाटर, लगभग 80% वाटर इसमें मिलता है। आप देखेंगे अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, जैसे क्या होता है डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। वो पानी है कहां, वो तो सारा का सारा पानी हमारे सेल्स में ही है। कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का 65% वाटर है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो ये मान के चलो लगभग 65 किलो तो केवल पानी है। वो पानी क्या हमारे पेट में थोड़ी ना है, वो पानी कहां रहता है, वो पानी हमारे सेल्स में ही रहता है। अगर हमें डायरिया हो जाता है, पानी कमी हो जाती है, तो पानी आएगा कहां से, हमारी सेल से ही आएगा। अगर सेल्स में 1 से 2% की कमी हो जाए, अगर सेल्स में 1 से 2% पानी की कमी हो जाए तो हमें बहुत तेज प्यास लगती है। हमारा ब्रेन होता है वो तुरंत मैसेज करता है कि प्यास लगी है, पानी पीना है। अगर यही कमी 5 से 6% हो जाए तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत कम होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, कमजोरी आने लगती है। अगर यही वाटर की कमी जो है वो लगभग 10% पहुंच जाए तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, किसी भी इंसान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, केवल और केवल पानी की कमी के कारण।
अगर पानी की कमी हो गई तो होगा क्या, प्रोटोप्लाज्म बहुत कम, जो ऑर्गेनल्स है वो टकरा जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर हर सेल में ऐसा हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी तो सेल से मिलकर बनी है, वो क्या हो जाएगा, फिर पूरी बॉडी डैमेज होने लगेगी, इंसान मर जाएगा। हमने सेल्स के लगभग सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं। अब हमें यह देखना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सारे पार्ट एक जैसे होते हैं या कुछ अलग होते हैं। तो यही सब हम सीखेंगे। तो याद रखेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो दोनों में रहते हैं, मगर कुछ केवल एनिमल सेल में होते हैं, कुछ केवल प्लांट सेल में होते हैं। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या रहता है। आप याद रखेंगे, इधर जो लिखा है वो सारा का सारा एनिमल सेल का है, इधर लिखा हुआ है वो प्लांट सेल का है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एनिमल सेल होती है वो स्फेरिकल होती है, इसका मतलब बॉल की तरह रहती है, गोल। और जो प्लांट सेल रहती है वो बॉक्स लाइक रहती है, जैसे कोई बक्सा रहता है वैसे, चौखुटा, रेक्टेंगुलर। इसमें जो वैक्यूल्स रहता है एनिमल सेल में छोटा रहता है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा रहता है। अगर ओवरऑल साइज की बात करें तो एनिमल सेल थोड़ी छोटी होती है और प्लांट सेल थोड़ी बड़ी होती है। एनिमल सेल थोड़ी छोटी होती है, प्लांट सेल बड़ी होती है। लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में वो नहीं मिलता है। फ्लैजिला और सीलिया ये केवल और केवल एनिमल सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं, केवल और केवल प्लांट सेल में मिलते हैं। याद आना चाहिए आपको, यूग्लिना भी इसमें भी मिल जाते हैं। ये तो हो गए डिफरेंसेस कि कौन सी चीज किसमें है किसमें नहीं है, मगर कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो दोनों में हैं। वो कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी मिल जाती है और प्लांट सेल में भी मिलती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। राइबोसोम दोनों में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में रहता है। गोल्गी एपरेटस दोनों में रहता है। न्यूक्लियस दोनों में रहता है। सेंट्रोसोम भी दोनों में रहता है। सेल का जब हम डिवीजन करते हैं उसके न्यूक्लियस के बेस पे, तो इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो रहता है वो रहता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा जो रहता है वो रहता है यूकैरियोट्स। अगर इस वर्ड को हम तोड़ें तो इसको हम तोड़ सकते हैं प्रो प्लस कैरियोट्स में। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, इसका मतलब ये होता है जो इनिशियल स्टेज में रहता है। कहां पे रहता है? इनिशियल स्टेज। इसका मतलब ये है कि इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसको हम यू प्लस कैरियोट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में यू का मतलब होता है गुड, या इसी को हम ऐसे समझे वेल डेवलप्ड। तो हम ये देख सकते हैं इसमें जो विकसित नहीं हुआ है और इसमें जो विकसित हुआ है, वो हम बात किसकी कर रहे हैं? वो कर रहे हैं न्यूक्लियस की। अगर हम प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं तो इसमें हमें न्यूक्लियस बिल्कुल दिखता नहीं है, और जो यूकैरियोट्स होता है उसमें वेल डिफाइंड बिल्कुल सेंटर में हमें न्यूक्लियस नजर आता है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहती है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स डीएनए आरएनए वगैरह हमें मिलते हैं। तो ये एक झिल्ली में रहते हैं इसके ऑर्गेनल्स। इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है, ये झिल्ली में इकट्ठा नहीं रहता है, साइटोप्लाज्म में ही इसके ऑर्गेनल्स बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें न्यूक्लियस बहुत क्लियर दिखता है, प्रोकैरियोट्स में हमें न्यूक्लियस नहीं दिखता है। इसलिए हम कहते हैं ये है अविकसित केंद्रक और ये क्या है, विकसित है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी।
ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स की अगर हम बात देखें तो यूकैरियोट्स का मतलब ये है जिसमें न्यूक्लियस है। तो हम किस किस की बात कर रहे हैं, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमने अभी पढ़ा है प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब हम देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस क्या क्या है और कौन सी चीज कॉमन है। तो जो इधर लिखा है वो है प्रोकैरियोट्स और ये है यूकैरियोट्स। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो है न्यूक्लियस के बेस पे। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस के ऑर्गेनल्स होंगे अंदर वो एक थैली में या झिल्ली में बंद रहेंगे और इसमें नहीं रहेंगे। जितनी भी प्रोकैरियोट सेल होती हैं वो अविकसित होती हैं, वेल डेवलप नहीं होती हैं। तो आपने देखा होगा जैसे बच्चा बहुत मैच्योर नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है, तो छोटा रहता है। तो ऐसे ही आप एनालॉजी से समझ सकते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स रहती हैं सेल वो साइज में छोटी होती हैं और जो यूकैरियोट्स होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मतलब उन्हें एनर्जी चाहिए तो कहां से, रेस्पिरेशन से ही लेंगे। तो उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं। इसका मतलब उनमें जो ऑर्गेनल्स है उनके चारों तरफ झिल्ली रहती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो झिल्ली में बंधे हुए रहते हैं, वो है न्यूक्लियस। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस भी नहीं मिलेगा प्रोकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया वो भी नहीं मिलेगा प्रोकैरियोट्स में। और गोल्गी एपरेटस। अब इनमें सिमिलरिटीज क्या क्या है, क्या चीज ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दोनों सेल्स में होता है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो। सीलिया फ्लैजिला जो मूवमेंट और फीडिंग में हेल्प करते हैं वो दोनों में रहते हैं। फोटोसिंथेसिस दोनों में हो सकता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यूकैरियोट्स का मतलब आप समझ ले एनिमल सेल। यूकैरियोट्स में प्लांट सेल भी आता है। तो प्लांट सेल जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखें यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। इसमें क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्रोकैरियोट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट्स में प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल दोनों पे होती है। दोनों में कहा, देखो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी सेल वॉल होती है और किसकी बनी हुई होती है, ये होती है पेप्टिडो ग्लाइकन की। ये है, और ये किसमें मिलती है, बैक्टीरिया में। किसमें मिलती है, बैक्टीरिया में। इसका होता है सेल वॉल यूकैरियोट्स में किसमें मिलती है, बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोट्स में किसमें मिलती है, प्लांट सेल में। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। राइबोसोम, राइबोसोम जो रहता है वो दोनों में मिलता है, बट प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसमें जो राइबोसोम होता है वो भी छोटा मिलता है, हल्का मिलता है, इसलिए 70S का होता है। और इसमें क्या होता है, भारी रहता है, तो ये 80S का होता है। यूकैरियोट्स में कितने का होता है, 80S का होता है, और प्रोकैरियोट्स में 70S का होता है।